प्यारे भैया बहन, आपके स्वस्थ रहने की मंगल कामना करते हैं। पिछले दिन हम आप लोगों को पढ़ाए थे प्लासी के युद्ध के परिणाम। आज हम आपको बताएंगे बक्सर का युद्ध। मीर कासिम ने जो कदम उठाया था वह कदम अंग्रेज़ों को अपने अधिकार और विशेषाधिकार का उल्लंघन लगा, जिसके परिणाम स्वरूप 1763 ईस्वी में अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच में कई युद्ध हुए। अंग्रेज़ों से पराजित मीर कासिम भाग करके अवध चला गया। वहाँ उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर के एक संघ बना लिया और उनकी जो संयुक्त सेनाएं थी वह 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के पश्चिम में बक्सर के मैदान में अंग्रेजी सेना के साथ लड़ी। उस मैदान में यह बुरी तरह से मीर कासिम पराजित हो गया। इसी को हम बक्सर का युद्ध कहते हैं, यानी बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। अब हम आपको बताएंगे बक्सर के युद्ध के कौन से परिणाम निकले। बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। जो प्लासी के युद्ध में अधूरे कार्य रह गए थे उस कार्य को इसमें पूरा कर लिया गया था, जिसके परिणाम निम्नलिखित है। 1765 ईस्वी में क्लाइव दोबारा बंगाल का गवर्नर बनकर आया। उसने इलाहाबाद की संधि की और इस संधि के तहत नवाब शुजाउद्दौला से कंपनी ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में जबरदस्ती से 50 लाख रुपया लिया और कड़ा और इलाहाबाद को छोड़ करके अवध उसे वापस लौटा दिया गया। दूसरा रहा, नाम मात्र के मुगल बादशाह शाह आलम को कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले दिए गए। कंपनी ने उसे 26 लाख रुपया वार्षिक देना भी स्वीकार कर लिया। वह कंपनी का पेंशनर हो गया। इन सुविधाओं के बदले शाह आलम ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का राजस्व वसूल करने की अनुमति प्रदान कर दिया। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इन तीनों प्रांतों की दीवानी कंपनी के हाथों में चली गई। तीसरा परिणाम, दीवानी प्राप्त हो जाने से कंपनी को बंगाल के विस्तृत राजस्व स्रोत के प्रयोग का अधिकार मिल गया। इससे कंपनी की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया। अभी तक कंपनी इंग्लैंड से मंगाए गए सोने और चांदी से भारत के सामान खरीद सकती थी और इंग्लैंड को भेज सकती थी। उसके पास भारत को बेचने के लिए कोई सामान नहीं था। लेकिन अब दीवानी प्राप्त हो जाने से कंपनी इस धन का विभिन्न अन्य कार्यों और खर्चों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बंगाल से प्राप्त राजस्व से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। इसी पैसे से सेना रखती थी। कलकत्ता में दफ्तर और किले बनाने जैसे कार्य भी इसी पैसे से किया। चौथा परिणाम रहा, अवध के नवाब के साथ एक सुरक्षा संधि की गई, जिसके अनुसार कंपनी ने नवाब को जरूरत पड़ने पर सैनिक सहायता देने का वचन दिया। यदि नवाब इन सैनिकों के रख रखाव के लिए धन देना स्वीकार किया। इलाहाबाद की संधि के द्वारा जो व्यवस्था की गई थी उसका अर्थ था कि बंगाल का जो वास्तविक प्रशासन है उसी के माध्यम से भारत के सर्वाधिक समृद्ध जो धनी मनी प्रांत थे उनके राजस्व को अंग्रेज़ों के हाथों में सौंप देना। वहाँ का आय, वहाँ का कर अंग्रेज वसूलेंगे। नवाब की इसकी
दूरगामी परिणाम को समझ पाने में असमर्थ रहा और अपनी स्वतंत्रता अंग्रेजों के हाथों में भारतीयों ने प्रदान कर दिया। इसके बाद है ब्रिटिश शासन का विकास और विस्तार। अब देखिए, यही से ब्रिटिश शासन का विस्तार और विकास का कार्य प्रारंभ होता है 1767 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक। ब्रिटिश सीमाओं और सत्ता का बड़ी गति से विकास हुआ। इस काल में, इस समय में कौन कौन सी घटना घटी, इसके विषय में हम आपको बताते हैं। पहला है मैसूर युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ? 1760 ईस्वी में मैसूर के राजा के मृत्यु के बाद उसका जो सेनापति हैदर अली ने गद्दी पर अपना कब्जा कर लिया। 1767 ईस्वी में पहला मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें हैदर अली ने ईस्ट इंडिया की कंपनी को पराजित कर दिया। 1769 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। 1769 ईस्वी में एक संधि हुई और संधि के तहत दोनों पक्ष जो है एक दूसरे के जीते हुए भाग को वापस कर दिए। इसके अलावा अंग्रेजों ने हैदर अली को किसी अन्य शक्ति के द्वारा उसके ऊपर आक्रमण करवाने की स्थिति पैदा कर दिया और इसे सहायता देने का वचन दिया कि हम तुमको वचन करेंगे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रथम अंगोल और मैसूर युद्ध 69 में समाप्त हो गया। दूसरा मैसूर युद्ध 1771 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जब मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया तो अंग्रेज उसकी मदद के लिए नहीं आए, वचन से मुकर गए। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से माहे का बंदरगाह भी छीन लिया। हैदर अली ने अंग्रेजों से माहे के बंदरगाह को खाली करने को कहा, क्योंकि मैसूर के व्यापार के लिए यही एकमात्र रास्ता था। इसी एक रास्ते से व्यापार का कार्य संपन्न होता था। अंग्रेजों ने ऐसा करने से मना कर दिया। 1780 ईस्वी में द्वितीय मैसूर युद्ध प्रारंभ हो गया। फिर हैदर अली की युद्ध के बीच में ही, यानी 1782 ईस्वी में ही उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध में संघर्ष को अपना जारी रखा। 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि संपन्न हुई, जिसके द्वारा दोनों एक दूसरे के जीते हुए भाग को वापस कर दिए। इस प्रकार से द्वितीय मैसूरी युद्ध बिना निर्णय का ही समाप्त हो गया। तीसरा मैसूरी युद्ध। मंगलौर की संधि अंग्रेज और टीपू सुल्तान दोनों के लिए युद्ध विराम से अधिक कुछ नहीं था। केवल यह युद्ध विराम के लिए ही यह संधि हुई थी, लेकिन दोनों अपने सर्वोच्चता के दावे को तय करने के लिए बेचैन थे। 1786 से लेकर 1793 ईस्वी के बीच लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बना और तृतीय मैसूर युद्ध का तत्कालिक कारण टीपू सुल्तान के द्वारा ट्रावनकोर पर आक्रमण किया, जिसका शासक कंपनी का मित्र था। हैदराबाद का निजाम और मराठे टीपू की बढ़ती हुई शक्ति से पहले ही डर गया था, अपनी सत्ता के लिए खतरा मानता था। इसलिए 1790 ईस्वी में निजाम, मराठे और अंग्रेज ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध में एक त्रिगुट संधि बनाई और त्रिगुट संधि बना करके 1792 में श्रीरंगपट्टम को संधि ने दक्षिण में टीपू के वर्चस्व को खत्म कर दिया। कई क्षेत्र मराठे, निजाम, अंग्रेज को सौंपने पड़ गए।
युद्ध के मुआवजे के रूप में एक भारी राशि भी देनी पड़ गई। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो टीपू को अत्यधिक नुकसान हुआ और अधिक नुकसान के साथ तृतीय विश्व युद्ध का समापन हुआ। चौथा मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। टीपू सुल्तान तृतीय मैसूर युद्ध के हार का बदला लेना चाहता था। अपनी राजधानी की किलेबंदी की, घुड़सवार सैनिक की भर्ती की। वेलेस्ली को टीपू के इरादे भांपने में देरी नहीं लगी। वह समझ गया कि टीपू सुल्तान क्या करना चाहता है। इससे निजाम और मराठे के साथ पुनः त्रिगुट संधि करके अपनी शक्ति को बढ़ा लिया और टीपू सुल्तान से लड़ने के लिए तैयार हो गया। मैसूर युद्ध अत्यंत संक्षिप्त परंतु बहुत ही निर्णायक युद्ध रहा। अंग्रेजी सेना ने टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए मैसूर का शेर टीपू सुल्तान इस युद्ध में मारा गया। अंग्रेजों ने कनारा, कोयम्बटूर, श्रीरंगपट्टनम जैसे मैसूर के बड़े बड़े भागों पर अधिकार कर लिया। टीपू की तरफ से लड़ने वाले फ्रांसीसी भी भारत से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। इस प्रकार से इस मैसूर के चारों युद्ध का अंत हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।